नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए उनकी पुस्तक कृतिका भाग 2 के दूसरे पाठ के वे प्रश्नोत्तर लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिन प्रश्नों को आपकी पुस्तक के अंत में दिया गया है। पहले की तरह फिर आग्रह करूँगा कि सबसे पहले आप इस पाठ को पढ़ लें और पढ़ने के साथ ही 2 मिनट के लिए तत्काल आंख मूंद करके विचार करें कि आपने क्या पढ़ा था। उसकी एक समरी दिमाग में बैठा लें और फिर एक एक प्रश्नों का उत्तर खुद तैयार करें। मेरे विचार से रटने की तुलना में समझ करके प्रश्नों का उत्तर तैयार करना ज़्यादा संगत है, क्योंकि यही बाद में आपके लिए सबसे सुविधाजनक रहेगा। तो आइए देखते हैं जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका उत्तर होगा, जॉर्ज पंचम 12 जून 1911 को ब्रिटेन के शासक बने थे। 22 जनवरी 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 2 शासक बने। इनमें जॉर्ज षष्ठ की मृत्यु होने पर जून 1953 को उनकी बेटी रानी एलिजाबेथ द्वितीय शासिका बनी। 1961, 1983 और 1997 को वे शासकीय दौरे पर भारत आईं। यह पाठ 1961 के दौरे की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वस्तुतः आज़ादी मिलने पर दिल्ली में स्थापित इंग्लैंड के शासकों की लाटों के साथ तोड़फोड़ की गई, जिसमें जॉर्ज पंचम की लाट की नाक भी तोड़ दी गई। एलिजाबेथ द्वितीय के दौरे के दौरान इस टूटी नाक को लगाने के लिए जो प्रयास किए गए, यह पाठ उसी का शब्दांकन है। एक स्वतंत्र देश जिनका गुलाम रहा, उन्हीं के शासकों की नाक लगाने के लिए जो बदहवासी दिखाई गई है, वह हमारी गुलाम एवं औपनिवेशिक मानसिकता का परिचायक है। इसको औपनिवेशिकवादी भी कह सकते हैं। प्रश्न 2 है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो उत्तर होगा, रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर अपने पति फिलिप के साथ आ रही थी। निश्चित रूप से उन्हें विशिष्ट दिखना था और ऐसे में उनके पहनावे का विशिष्ट होना जरूरी था। उनका दर्जी इसीलिए परेशान था क्योंकि उसे रानी को विशिष्ट दिखाने वाले पहनावे को तैयार करना था। अतः दर्जी की परेशानी को स्वाभाविक माना जाएगा। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली एक काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो उत्तर इसका अनुमानित है एक तरह से, लेकिन वो अनुमान के निकट ही होना चाहिए जो सच्चाई है। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आगमन के अवसर पर दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए दिल्ली को सजाया गया होगा, सड़कों की मरम्मत कराई गई होगी, सड़क के किनारे के भवनों की मरम्मत कराकर सजाया गया होगा, सरकारी भवनों को सुधारा गया होगा, लान फुहारे आदि सजाए और सुधारे गए होंगे, बरतानी नरेशों की लाटों पर रंग रोगन किया गया होगा, मेहमान नवाजी के सारे विशेष प्रयास किए गए होंगे। तभी तो जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए लंबी कवायद की गई। प्रश्न 4, 2 भाग है इसके। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इसमें पहला प्रश्न, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो इसका उत्तर होगा, इस प्रकार की पत्रकारिता संगत नहीं, क्योंकि पत्रकारों का काम राष्ट्रहित पर ध्यान देना है, न कि बड़े लोगों का ऐसा गान करना। उन्हें रचनाधर्मी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें माने अखबारों को विसंगतियों पर प्रकाश डालकर उनके निराकरण का उद्यम और नवोत्थान की गतिविधियों की चर्चा व बढ़ावे की प्रेरणा देना उनका उद्देश्य होना चाहिए, ताकि राष्ट्र बहुआयामी विकास कर सके। दूसरा प्रश्न है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इसका उत्तर है कि इस प्रकार की पत्रकारिता हर किसी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नई पीढ़ी कल्पनाशील होती है और एक सीमा तक आम जीवन को या
जीवन को आनंद पूर्वक भोगने के इच्छुक भी। इसीलिए आज का समय भोगवादी मानसिकता का हो गया है। आज की पत्रकारिता जब इस प्रकार के संदर्भों को प्रसारित करती है तो आम जनता और विशेषकर युवा पीढ़ी इससे प्रभावित होती है और प्रायः नैतिकता के धरातल पर भटक जाती है, जिसके दूरगामी परिणाम देश हित में संगत नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो उत्तर होगा मूर्तिकार ने सबसे पहले देश का भ्रमण करके उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर की जॉर्ज पंचम की लाट बनी थी। असफल होने पर उसने भारत के महापुरुषों की मूर्तियों की नाक की नाप ली ताकि फिट बैठने पर उसे लगाया जा सके। असफल होने पर बिहार सचिवालय के सामने 1942 के आंदोलन में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक की नाप ली गई। यहाँ भी सफलता नहीं मिली, अतः अंत में निर्णय लिया गया कि किसी जीवित व्यक्ति की नाक ऐन वक्त पर लगा दी जाए। 6वां प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा कि पूरा पाठ इस प्रकार के कथनों से भरा पड़ा है। कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। नंबर 2, और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नंबर 3, कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। नंबर 4, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। नंबर 5, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। मित्रों, इस प्रकार के बहुत से कथन है, आप कहीं से भी उसे उठा सकते हैं। नंबर 7 का प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है, यह बात पूरी रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। वास्तव में भारतीय परंपरा में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है, लेकिन यहाँ व्यंग्य रूप में इस यथार्थ का द्योतन हुआ है। आज़ादी मिलने पर लोगों ने ब्रितानी शासकों की लाटों को खंडित करने का प्रयास किया, जिससे जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई। आज़ादी के बाद 1961 में उनकी तीसरी पीढ़ी की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जब भारत आई तो गुलामी मानसिकता के चलते जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए भारतीय नेताओं और शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक को लगाने का प्रयास किया गया। अंत में जिंदा नाक लगा दी गई, जिससे तथाकथित भारतीय नेताओं और प्रशासकों की नाक बच गई। 8वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो इसका मित्रों उत्तर होगा, वास्तव में भारतीय परंपरा में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है। लेखक किसी पृष्ठभूमि में यह बताना चाहता है कि हमारे नेताओं ही नहीं, देश के लिए शहीद होने वाले बच्चों की भी नाक अर्थात मान सम्मान जॉर्ज पंचम जैसे ब्रितानी शासकों से विशिष्ट है, परंतु तथाकथित लोग कभी कभी अपनी गुलाम मानसिकता के पीछे इस यथार्थ आत्मसम्मान का विस्मरण कर जाते हैं। नंबर 9 प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर है कि अखबारों ने जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी चालाकी के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल यह गोलमोल खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन की शेष और कोई खबर छापी ही नहीं गई। ध्यान रखें कि इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न के साथ आप और जोड़ देंगे तो ये उत्तर ज़्यादा सटीक बन जाएगा। उत्तर है प्रश्न नंबर 11 है, ये ध्यान रखें। तो 10 नंबर का प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है कि यह एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। वस्तुतः
रानी एलिजाबेथ के स्वागत में राष्ट्रीय आत्मसम्मान का पूरी तरह विस्मरण कर दिया गया। जॉर्ज पंचम जैसे संवेदन शून्य शासक की नाक के लिए जो भी प्रयास किया गया वह आत्मसम्मान के लिए संगत बात नहीं थी। आत्मसम्मान माने राष्ट्रीय आत्मसम्मान यहाँ कहेंगे। इसलिए यह कथन यह संकेत भी देता है कि दिल्ली में सब कुछ था, पर गुलाम मानसिकता के लोगों ने राष्ट्रीय सम्मान को दरकिनार कर दिया। तो केवल जॉर्ज पंचम की नाक नहीं, देश की नाक भी उस दिन गायब हो गई थी। यह कहना शायद अखबारों या लेखक के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम ग्रामर प्रश्न, जिसे 9वीं के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इसका उत्तर है, वस्तुतः जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जो प्रयास किए गए वे राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप नहीं थे, लेकिन प्रत्यक्ष विरोध करना भी संगत नहीं था। इसलिए उस दिन आयोजित समारोह की कोई सूचना अखबारों ने नहीं छापी। इसे मूलतः संपन्न गतिविधि का विरोध ही माना जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का उत्तर रहा, जॉर्ज पंचम की नाक। आशा है कि आप लोगों को उपयोगी लगेगी। लाइक करें अगर अच्छा लगे और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सूचित करें। अगले वीडियो में तीसरे पार्ट पर साना हाथ जोड़ के फिर मिलता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।